नमस्कार छपरा, मैं हूं मिली और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा चैनल बोलेगा बिहार। जैसा कि आज रविवार है और हर रविवार को हम लेके आते हैं आपके समक्ष एक बेहद ही खास शख्सियत को। इसी क्रम में आज हम छपरा के मशहूर शायर बैतुल्लाह बेग जी को आपके पास लेके आए हैं। आप सोच रहे होंगे कि संगीत के समागम और ये जो श्रृंखला चल रही थी उसके बीच में हम एक शायर को कैसे आपके पास ले आए। तो जी जरूरत ही ऐसी आ पड़ी, क्योंकि जब भी छपरा से कोई नायाब हीरा निकलता है और वो बुलंदी की ऊंचाइयों को छूता है, तो ये ना सिर्फ हमारे लिए और ना सिर्फ उस व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे छपरा के लिए काफी गर्व की बात होती है। तो इसीलिए मैं आज का जो साक्षात्कार है वो मैं आपका बैतुल्लाह बेग जी से करवाने वाली हूँ। जल्द ही ये नेशनल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेटेड हैं और जल्द ही इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं बैतुल्लाह बेग जी से कि कैसी रही इनकी जर्नी और क्या क्या ख्यातियां इन्होंने पाई और कैसा रहा इनका जीवन। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई दावत देने का बोले बिहार में। मैं बैतुल्ला अंसारी और कलमी नाम मेरा है बैतुल्ला बैत छपरवी। मैं यहीं राजेंद्र कॉलेज से एमए किया, फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से बीएड किया। फिर बीएड करने के बाद मैं वहीं केंद्रीय विद्यालय में असम में मिसामारी कैंट में 5 साल रहे टीजीटी इंग्लिश के पोस्ट पर। फिर 4 साल आर्मी स्कूल में मिसामारी कैंट में ही सोशल साइंस के पोस्ट पर फाइज रहे। उसके बाद 2006 में मैं बिहार चला आया और सर्वोदय हाई स्कूल मस्तिष्क ज्वाइन किया। उसके बाद आज तक मैं टीचिंग प्रोफेशन में काम कर रहा हूं और अभी मैं हाई स्कूल माधोपुर मढ़ौरा में काम कर रहा हूं। मेरा अदबी सफ़र शुरू होता है 1987 से। मेरा अदबी सफ़र 1987 से शुरू होता है। पासबान में मेरा पहला मजमून नज़ीर की शायरी पर एक नज़र शाये हुआ। उसके बाद लगातार मैं छपता रहा पासबान में और 1990 में पासबान के दिसंबर शुमारे में मेरा पहला अफसाना आखिरी फैसला शाये। उसके बाद से मैं लिखता रहा। दीगर रसालों में केबीसी प्रकाशन के ग से गज़ल में मेरी गज़लें छपती रहीं। पैराडाइज पिप एक एंथोलॉजी है जो बंगाल की, उसमें मेरी कहानियाँ छपती रहीं। उसके अलावा राका मैगजीन, तेजस, संगम न्यूज़पेपर में हमारे मज़ामीन और अफसाने छपते रहे। अब मैं इस मकाम पे पहुंच गया हूं कि मेरे कई किताबें मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। एक किताब आबशार लास्ट ईयर पब्लिश हुई। इसमें 158 गज़लें हैं और इस साल अगस्त में आखिरी फैसला ये अफसानवी मजमुआ है। इसमें 8 अफसाने हैं जो मैंने 1987 से लेकर 2030 तक के बीच में लिखा है। इसके बाद मेरी तीसरी किताब आने वाली है अदब के फूल। इसमें मैंने अदबी इल्मी मज़ामीन कलमबंद किया है, जो खासकर सिविल सर्वेंट जो सिविल एस्पिरेंट जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए, उसके लिए मैं लिखा हूँ। इसमें 14 मज़ामीन है जो उम्मीद है कि ये बच्चों को काफ़ी मुफीद होगी, आने वाले बच्चों को। जी, आपने तो बातों ही बातों में दर्जनों ऐसी किताबों के नाम गिनवा दिए जो आप छापते आ रहे हैं, जिनमें आपकी कहानियां और लेखन छपते आ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी आपको, आप जिस तरीके से शिक्षा पेशे में भी हैं, तो पहले आप गजल की तरफ और शायर की तरफ रुखसत किए थे या फिर पहले शिक्षा विभाग में? अ, पहले मैं तो शुरू से ही लिखना शुरू कर दिया था, शिक्षण से पहले ही 1987 से। मैं 1995 में जॉब में आया टीचिंग प्रोफेशन में, तो उसके पहले मैं लिखता ही रहा। वैसे मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, साथ साथ मैं लिखता रहता था। तो तो ये बड़ी रोचक बात आपने हाँ हाँ। बताई कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला इंसान और इतना अच्छा शायर, मतलब कब आपको लगा कि नहीं हुआ है
यूपीएससी छोड़ के और सिविल सर्विसेज छोड़ के अब इस तरफ रुख करता हूँ अपना? ये बात है 1993 की, जब मेरा बीपीएससी 38वीं बीपीएससी में मेंस में नहीं हो पाया, कट ऑफ मार्क्स से कुछ नीचे रह गए। उस वक्त मैं बीएड कर लिया था, तो मैं सोचा कि मुझे जगह ले लेना चाहिए। क्योंकि मैंने बीएड कर लिया था तो मुझे जगह मिल गई और मैं जॉब के लिए चला गया। लेकिन लेखन को मैंने नहीं छोड़ा, फिर शायरी भी हमारी चलती रही। मैं लिखता रहा, मैं जहाँ भी रहता था मेरे टेबल पर कुछ न अदबी किताबें रहती थी, मैं लिखता रहता था। लेकिन अब मौका मिल गया, मैं उसी को यकजा करके बस किताब की शक्ल दे रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो आप ये कर रहे हैं, लेखन का काम जो कर रहे हैं आप, तो आप अपनी फैमिली में पहले ऐसे इंसान है या फिर पहले भी कोई रह चुका है इस क्षेत्र में? ना, इस क्षेत्र में मैं पहले। तो आप पहली ही हाँ, नस्ल है अपने जी जी, खानदान में? हमारे एक छोटे भाई हैं, वो भी लिखते हैं। हाँ, वो भी लेकिन लिखते बड़े तो आप ही हैं, हैं। शुरुआत जी तो आप जी ही जी से हुई। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम्म। एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने बताया कि मैं कुछ नज़्म जो है अपनी और जो मुज़ामिन है, वो मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए लिखता हूँ। तो हम्म, कहीं न कहीं वो आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपका भी जो एक रुख था वो जी शुरू जी, से हाँ हाँ, सिविल सर्विसेज़ की तरफ था। था तो उसमें। उसके पीछे थोड़ी-सी जो आपकी सोच है वो हमें बताइए? मैंने देखा कि इंसान को मटेरियल अगर मिले तो वो कामयाबी की तरफ जा सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सही मटेरियल नहीं मिल पाता है, सही उस पर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, और बहुत तलाश करने पर पढ़ने वाला बच्चा तो तलाश कर ही लेता है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश थी कि मैं भी निकाल लूँ, मैं उस रेस में था, लेकिन कुछ कमी रह गई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो आने वाला नस्ल है, जो मेरे पास मटेरियल है, वो लोगों तक पहुँच जाए और इससे लोग मुस्तफ़ैज़ हों, फ़ायदा उठाएँ। हाँ, ये हमारी कोशिश है। मतलब कहीं न कहीं आप सोचते हैं कि हुँ, जो चीज़ें आपसे छूट गई थी वो बाकियों से ना जी, छूटे। जी, ना छूटे। चलिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी। हुँ, एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगी कि आप तो एक कहानीकार भी हैं, एक राइटर भी हैं और साथ में शायर भी हैं। तो मैं पूछना चाह मैं मैं मतलब जितने भी शायर मिलते हैं मुझसे, मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि आखिर क्या बात है उर्दू में ऐसी कि लोग उर्दू को ही शायरी के लिए इस्तेमाल किया करते हैं या गज़लों के लिए? उर्दू एक मीठी ज़बान है और ये हिंदुस्तानी ज़बान है। इसकी पैदाइश हिंदुस्तान में ही हुई। जब आर्यन हिंदुस्तान में आए, तो सप्त संधू में आबाद हो गए। हमारे यहाँ उससे पहले एक प्राकृत भाषा थी। तो आर्यन की भाषा मूलतः संस्कृत। तो ये जो आबाद हुए सप्त संधू में, तो जो पश्चिमी पाकिस्तान के इलाके में जो रह गए, वो अदरेचा भाषा बोलते थे, माने वो शुद्ध संस्कृत बोलते थे। अब आइए, अम्बाला से लेकर इलाहाबाद तक अब जब आ जाती हैं, तो यहाँ जो भाषाएं हैं, मान लीजिए बर्ज है, खरी बोली है, हरियाणवी है, पंजाबी है, इसी यही खमीर और प्राकृत भाषा, तो दोनों का इंट्रैक्शन हुआ वहाँ पे भाषाओं का। तो फिर वहाँ से जो हिंदुस्तानी भाषा का कंसेप्शन वहीं से निकलता है, अब फिर वहाँ पे बोली जाने लगी। उसके बाद इधर आ जाइए तो पराचा, तो ये जो है ना, आप इलाहाबाद से लेकर आप पटना तक चले आइए, तो इधर भी कई भाषाएं थी, मैथिली हो, मगही हो, चाहे जो भी यहाँ की लोकल भाषाओं से उसका इंट्रैक्शन हुआ। लेकिन इन भाषाओं की उतनी मकबूलियत नहीं मिली, क्योंकि उस जमाने में संस्कृत को शान समझा जाता था, दरबारों की जबान तो संस्कृत थी। उसके बाद आइए, जब हमारे यहाँ अरब आए, तुर्क आए, अफगान आए, ये जितने लोग आए सेंट्रल एशिया से आए, ये सब भाषा जो आए तो कुछ न कुछ हम लोगों को दिए। आज भी हमारी जबान जो हिंदी है, चाहे उर्दू है, उसमें सभी जबान का है, कंपोजिट है, मिला हुआ है, मिक्स है। इंग्लिश है, उसमें फारसी है, अरबिक है, तुर्की है, अफगानी है। अब आप ले लीजिए, जैसे घोड़े और खच्चर, ये सब सेंट्रल एशिया का है। कालीन शब्द ईरान का है। सेब, नाशपाती, अखरोट, मनक्का, किशमिश, बादाम, ये सब सब क्या है, हम लोगों ने सीधे इसको एक्सेप्ट कर लिया, ये तो सब अफगानिस्तान साइड से है ना। तो यही नहीं, हिंदुस्तान में जो यहाँ का देशज अल्फाज है, उसको भी हम लोगों ने समूह लिया है।
उर्दू और हिंदी दोनों बहनें हैं। हाँ, अगर दाएं से लिख दिया तो उर्दू और बाएं से लिख दिया तो हिंदी, कोई फर्क नहीं। इस तरह उर्दू का डेवलपमेंट हुआ। और चूंकि उर्दू दरबारों की जबान, जब सल्तनत काल हुआ चाहे मुगल का, तो दरबारों की जबान चूंकि फारसी, और उस बीच में उर्दू का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उर्दू को वो इज्जत नहीं मिली उस वक्त। लेकिन लोग, आम लोग बोलते थे टूटी फूटी लैंग्वेज में, ठीक है। तो उर्दू को उस वक्त रेख्ता कहा जाता था। लोग आम फन बोलते थे, आम जबान में लोग, जो पढ़े लिखे लोग, कि बिगड़ा शायर रेख्ता हो। इसका नाम कभी हिंदवी भी था आपको तुगलक के पीरियड में। लेकिन तुगलक के जो डेवलप अपना ट्रांसफर कैपिटल किया दिल्ली से और साउथ इंडिया देवगिरी, तो उसमें दौलताबाद, तो जो लोग यहाँ से गए तो टकसाली जबान लेकर वहां गए उर्दू। तो वहाँ एक दबिस्तान डेवलप किया उर्दू का। वैसे उर्दू का 4 दबिस्तान है। पहला दबिस्तान दक्कन, जिसमें वली दक्कनी और बंदा गेसू नवाज जैसे शायर पैदा होंगे, वली दक्कनी। फिर आइए आप दिल्ली दबिस्तान में, तो इस दबिस्तान में भी बड़े बड़े शायर थे, दाग दहलवी थे, इब्राहिम ज़ौक़ थे, गालिब थे। इन लोगों ने उर्दू को सींचा संवारा। फिर उसके बाद आगे बढ़िए तो लखनऊ दबिस्तान लखनऊ, तो वहाँ भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ आसिफ दौला की निगरानी में। और वहाँ तो उर्दू नफासत और नज़ाकत लेते हुए एकदम बाज़ारों में पहुँच गई। जो वहाँ की जो नफासत है, ज़बान में लचक है, लोच है, क्या कहना, लखनवी अंदाज ही अलग है। उसके बाद एक चौथा दबिस्तान डेवलप किया, अज़ीमाबाद, दबिस्तान अज़ीमाबाद। यहाँ भी हमारे बहुत सारे शायर डेवलप किए बिहार में। बिहार की मिट्टी बहुत जरखेज़ है उर्दू ज़बान व अदब के लिए। हाँ, और आज भी हमारे कितने अफसाना निगार हैं, कितने शायर हैं। शाद अज़ीमाबादी, जमील मजहरी, और अफसाना निगारों में आपको मुस्लिम साहब हैं, मुस्लिम अज़ीमाबादी, सुहेल अज़ीमाबादी, शकीला अख्तर, फ़खरुद्दीन आरफ़ी। अब उस फहरिस्त में मेरा भी नाम शामिल हो गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। ये तो खैर आपने उर्दू का पूरा विकास क्रम ही हमें बता दिया, लेकिन वर्तमान समाज में और वर्तमान भारत में उर्दू की क्या स्थिति है, ये आपकी नजर में क्या लगता है? देखिए, उर्दू का एक सुनहरा दौर था 1832 से लेके 1947 तक। उर्दू को नेशनल पोजीशन था, नेशनल लैंग्वेज का। लेकिन 1947 के बाद सेटबैक हो गया, क्योंकि पाकिस्तान बंटवारा हो जाने के बाद, तक़सीम हिंद के बाद, पाकिस्तान की ज़बान सरकारी उर्दू हो गई। यहाँ पर उर्दू का डेवलपमेंट थोड़ा रुक गया, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आज भी जैसे बिहार में दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू है, कश्मीर में है, और अभी लोग दक्कन में बोलते हैं, हैदराबाद में। तो बोलने वाले आज भी देखिए फिल्मी दुनिया में जवान है उर्दू। बगैर उर्दू के आप कोई नगम नगार हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो भी हम लिखते हैं गज़ल वगैरह चाहे सॉन्ग वगैरह, उसमें उर्दू के अल्फाज है ही है। अभी जो हम हिंदी बोलते हैं उसमें 60% उर्दू के अल्फाज हैं, उससे हम अलग नहीं हैं। और ज़बानें जो हैं ताबिंदा और कभी भी जिंदा रही, वो ज़बान किसी का मोहताज नहीं है। हमारी कोशिश है कि बस हम लोग पढ़ते रहें, ठीक है। वो रस्मुल ख़त बदल जाने से ज़बानें नहीं मर जाती। एक मैं आपसे और प्रश्न करना चाहूंगी कि अभी आपको नेशनल अवार्ड मिलने वाला है, तो आपके लेखन समय से ये जो ऊंचाइयों की सीढ़ियों को चढ़ने के क्रम में अब जो ये आपको नेशनल अवार्ड, यूं कहूंगा, आपको कहीं ना कहीं जो सफलता मिल रही है, वो जो पूरा विकास क्रम है, उसको आप किस नजर में देखते हैं? देखिए, इसके पहले मुझे और बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। इसके पहले गोल्डन मोमेंटो हमको एनवीएस से मिला, टीचर इनोवेशन अवार्ड मिला, हबीब सम्मान मिला, मीर तकी मीर सम्मान सारण कलेक्ट्रेट की तरफ से मिला, हबीब सम्मान मिला। बहुत सारे अवार्ड मिले मुझे। उसके अलावा लायंस क्लब तरफ से मिला। फिर तकरीबन 10-12 अवार्ड मुझे मिल चुके हैं। और उसके अलावा मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का सदर भी रहा हूँ। जैसे मैं अभी कौमी उर्दू कर्मचारी शिक्षक संघ सारण का जनरल सेक्रेटरी हूँ,
और अंजुमन तरक्की उर्दू मरहरा सब डिवीज़न का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। उसके अलावा नो प्रूफ ऑर्गेनाइजेशन का डिप्टी चेयरमैन हूँ सारण का। और उसके पहले मैं माध्यमिक शिक्षक संघ का भी डिप्टी चेयरमैन रह चुका हूँ सारण का। इस तरह मुझे देखते हुए और मेरे पब्लिशिंग वर्क, लिटरेरी वर्क को देखते हुए लोगों ने फैसला किया कि भाई इनको नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाए, और मुझे मिल रही है। 29 अक्टूबर को मैं दिल्ली जा रहा हूँ रिसीव करने के लिए गालिब एकेडमी में। ये आपके लिए और हमारे पूरे छपरा के लिए और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे छपरा से कोई एक हीरा और एक बेटा निकल के इतनी ऊंचाइयों पे जा रहा है और हमारे पूरे बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगी कि ये हमारा कॉमन क्वेश्चन रहता था जी और जी मैं जी। आपसे भी यही क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आपकी नजर में वर्तमान समय में, जैसे कि ऐसा नहीं है हर पहलू में अच्छे और बुरे लोग हैं, हम्म। तो आपकी नजर में जो वर्तमान समय में साहित्य क्षेत्र है, लेखन कला है, उसमें क्या स्थिति है? लोग किस नजरिए से देख रहे हैं? अ, मौजूदा पस मंजर में चूंकि सोशल मीडिया का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है, लोगों को किताब पढ़ने तो बीनी में शौकीनी शौक कम हो गया है। लेकिन फिर भी लिटरेचर, जहाँ तक भाषा और साहित्य का सवाल है, लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं। लेकिन लिखने का टेम्पर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, वो पावर बहुत ज़रूरी है नए नस्लों के अंदर आना, ताकि अ, भाषा और साहित्य में ज़रूरी है कि कुछ उसके विधान हैं, कुछ विधाएँ हैं। अगर हम गज़ल लिखते हैं तो उसके अंदर भी रदीफ, काफ़िया, बहरें, बहरों पे ख्याल रखते हैं, इसकी बंदिशों पे ख्याल रखते हैं। और आजकल तो वैसे नसरी नज़्म भी लिखते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ आजकल नसरी नज़्मों का प्रचलन बढ़ गया है। लोग उसमें अपनी बात कर रहे हैं। चूँकि शायरी क्या है? शायरी जज़्बात, एहसासात की तर्जुमानी है। जब दिल के जज़्बात और एहसासात शेरी जमा पहन लेते हैं तो शेर बन जाते हैं। पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस फ्लो, फीलिंग ऑफ हार्ट्स वी कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। और यही सब मवाद है जिंदगी के जो पहलू हैं, गम, उलझने, परेशानियाँ, नफरत, मोहब्बत, ये सब मवाद है, मटेरियल है शायरी की। और इंसान इसी को उजागर करता है। जो मसाइल हैं, समाजी हों, सकाफती हों, सियासी हों, उस पस मंजर में आदमी लिखता रहता है। मैं अक्सर हालात हाज़िरा पर लिखता हूँ। और मेरा जो मजमूआ आबसार है, उसमें अधिकतर आपको रूमानी गज़लें भी हैं, रोमांटिसिज्म की तरफ भी जाते हैं, लेकिन अधिकतर हालात हाज़िरा से सराबोर है। मैं आपको एक गज़ल उसका सुनाना चाहूँगा। हाँ, इस गज़ल को अ, बॉलीवुड में इसकी एंट्री मिल चुकी है, ठीक है? और इसको मिली सिंगर ने आवाज़ दी है, और आप ही के नाम की है वो मिली। अच्छा, और अंजलि श्रीवास्तव ने इसको म्यूज़िक दिया, और रवि जसराज साहब का मास्टरिंग, मिक्सिंग और रिकॉर्डिंग है। कलाम में सुनिए। पास आके मुस्कुराओ कि ज़रा दिल बहले, पास आके मुस्कुराओ कि ज़रा दिल बहले, कोई नगमा गुनगुनाओ कि ज़रा दिल बहले। सोनी सोनी दिल की बस्ती भरी है मुद्दत से, सितारों जगमगाओ कि ज़रा दिल बहले। पीले पत्तों का मौसम खत्म हुआ है अभी, पीले पत्तों का मौसम खत्म हुआ है अभी, बाग फूलों से सजाओ कि ज़रा दिल बहले। खारदार रास्ते हैं आज मोहब्बत के, खारदार रास्ते हैं आज मोहब्बत के, नफरतें दिल से मिटाओ कि ज़रा दिल बहले। बैत हजूमी फितरों से अब जी घबराता है, हजूमी फितर मतलब मॉब लिंचिंग। बैत हजूमी फितरों से अब जी घबराता है, प्यार से गले लगाओ कि ज़रा दिल बहले। मैंने इसको प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से लिखा है, कलमबंद किया इसको, आवाज़ मिली।
एक अंत में मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो हमारी जो जनता है, जो दर्शक है, और आप अब छपरा से निकल के बाहर जा रहे, तो छपरा के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं चाहूँगा कि भाई भाषा और साहित्य में, ज़बान और अदब में अपना रुचि बढ़ाएं और जो भी समाजी, सकाफती, मासी उलझने हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, उसको उजागर करें और जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बरकरार रखें। छपरा की धरती तहजीबों की धरती है। सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और इसको साहित्य में जगह दें और साहित्य के माध्यम से एक मजबूत समाज की संरचना करें ताकि हम लोग हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बसर करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आप जिस तरीके से इतने ऊंचे मुकाम पे पहुंचे, हम चाहेंगे कि इससे भी ऊंचे मुकाम आपकी जिंदगी में आते रहें और आप यूं ही सफलता की ऊंचाइयों को चूमते रहें। तो छपरा बहुत ये बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आप लोगों की इस आहा, बोलेगा बिहार में आप लोगों ने मुझे दावत दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको टीम को शुक्रिया। बिल्कुल, ये तो हाँ, हमारे लिए गर्व की बात थी कि हम इतने नायाब हीरे के साथ बैठ के आज अपना साक्षात्कार कर रहे हैं, अपना शो कर रहे हैं, और ऐसे ही नायाब हीरे हमारे छपरा में आते रहें और हम उनके साथ बैठ के और अपने दर्शकों को उनसे मिलवाते रहें, यही हमारी इच्छा है। तो छपरा ये थी आज के हमारे सबसे खास शख्सियत, जिनका नाम है बैतुल्लाह बेग जी, जिनसे बातें करके आपको काफी अच्छा लगा होगा, मुझे भी काफी अच्छा लगा इनसे बातें करके। तो अब हमें दीजिए इजाजत, हम मिलेंगे फिर अगले रविवार को किसी खास शख्सियत से, जिससे हम आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए आप बने रहें और देखते रहें हमारा चैनल बोलेगा बिहार।